Good afternoon, everyone. Today we're going to start with a new lesson. So before we begin with the lesson, let's start with the introduction. India's rich culture is a crowning glory of Indian civilization. The multitude of literary works and the magnificent architectures of ancient India are the testimony to Indian legacy. Numerous monuments all over the country stands witness to glory of India. There is a voluminous wisdom and knowledge in the literary tradition. These are important sources of history and help us to reconstruct and understand the past. सो स्टूडेंट्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इंडिया क्या था? बहुत ही रिच कल्चर में था। हमारी जो क्राउन था, हमारी जो ग्लोरी थी इंडियन सिविलाइजेशन की, वो कैसे देखी जा सकती है? हमारी लिटरेरी वर्क के साथ देखी जा सकती है। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, पुरानी जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, उसकी लेगेसी थी, उसकी एक अपनी पहचान थी। बहुत सी बिल्डिंग, मोनूमेंट्स जो अभी भी हमारी ग्लोरी, हमारे देश की कितनी अच्छी हमारा मोनूमेंट्स होते, आर्किटेक्चर्स होते थे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। और इसकी जो वॉल्यूम, ईमानदारी थी, जो हमारी ज्ञान की जो क्षमता थी, वो ट्रेडिशनल लिटरेरी तौर पे भी हमने संभाल के रखी हुई थी। और ये हमारी सारे के सारे ये क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में भी ये सब हमें मिलता है। और इसी से हम क्या करते हैं? हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से बनाते हैं और उस पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। So today we are going to start with the lesson development in arts and architecture. So our first topic is Indian architecture, the iron pillar. Have you seen or heard about the iron pillar at Mehrauli in Delhi? It was made about 1500 years ago and has not rusted till now. This tells us about the remarkable metallurgical skills of the Indian craftsmen in ancient time. The iron pillar is about 22 feet high and weighs 6 tons. It is said to be have built at the time of Chandragupta Vikramaditya. It has a Sanskrit inscription in Brahmi script. It mentions a king named Chandra, who is probably Chandragupta second of the Gupta dynasty. जब हम इंडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है आयरन पिलर की। और क्या आपने ये देखा है, जो सुना है, आयरन पिलर मोहाली में है, जो दिल्ली में है। और ये कब बनाया गया था? ये 1500 साल पहले बनाया गया था और आज तक उसको क्या नहीं लगे? रस्ट नहीं लगे, जंग नहीं लगा है। यही हमें बताता है कि हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे एंशिएंट टाइम में, वो कितने स्किलफुल थे। मटीरियलिस्टिक लेके मतलब उसमें कैसा मटीरियल लगना चाहिए कि वो खराब ना हो जाए, कितने मतलब अच्छे थे, उनकी स्किल कितनी अच्छी थी, रिमार्केबल थी कि अभी तक उसको रस्ट नहीं लगा है। और पिलर की हाइट कितनी थी? 22 फीट हाइट थी उस पिलर की। और उसका वेट कितना था? उसका वेट था 6 टन। 6 टन के बराबर उसका वेट था। और कहा जा उस पे इट इज सेड टू बी, उसको कहा जाता था, ये कब बनाया गया था? ये चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के पीरियड में बनाया गया था, उस समय में बनाया गया था। और उसके ऊपर संस्कृत में लिखा गया, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसकी जो लिखने की कला है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और उस पर नाम मेंशन किया गया है चंद्रा, और जो माना जाता है कि वो चंद्रगुप्ता सेकंड है और गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में वो बनाया गया था। Next are stupas. The word stupa literally means a heap. A stupa is a domed building which houses Buddhist relics. These can be bones, ashes, teeth of Buddha, or things used by him, or sometimes coins or precious stones. These are generally kept in the box in the center of stupa. This relic box is covered by layer of bricks and stone slabs. Stupa become an important part of Buddhist monastery. The shape of stupa has come to represent the Buddha crown and sitting in the mediation. There are many stupas, but the most important one are located in Sanchi, Sarnath, Amravati and Bodh Gaya. जब हम स्टूपा की बात करते हैं, स्टूपा का मतलब क्या है हिंदी में? उसका मतलब है एक ढेर है किसी का लगा हुआ। स्टूपा क्या होता है? एक डोम शेप लाइक बिल्डिंग होती है। और किसके होते हैं वो? वहाँ पे बुद्धिस्ट रेलिक्स रखे होते हैं। रेलिक्स का क्या मतलब है यहाँ पे?
रेलिक्स का यहाँ मतलब है अविशेष रखना, जो कब जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, उसकी धूल होगी, उसके एशेस वगैरह जैसे होती हैं, ये सब चीज़ें रेलिक्स होती हैं। ठीक है, तो दीज कैन बी, ये क्या हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं, एशेस हो सकती हैं, टीथ हो सकते हैं, या फिर वो भी सामान हो सकता है जो बुद्धा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। और कभी कभी उनके क्वाइन हो सकते हैं, जो उनके प्रीशियस स्टोन्स भी रखे जाते थे इन डोम लाइक शेप स्ट्रक्चर में। और ये जनरली कहाँ रखे जाते थे, एक बॉक्स के अंदर रखे जाते थे। वो सेंटर किसका होता था, सेंटर ऑफ स्तूपा में रखे जाते थे। ये जो अविशेष वाला बॉक्स होता था, वो लेयर ऑफ ब्रिक के साथ क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। और उसके साथ ही साथ उसको साइड पे क्या लगाते थे, स्टोन स्लैब लगा दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। स्टूपास क्या बन गए थे, स्टूपास इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे। और मोनेस्ट्रीज के भी ये उसमें इंपॉर्टेंट थे। इनकी शेप, जो स्टूपा शेप थी, जो रिप्रेजेंट किसका करता था, ये रिप्रेजेंट करता था बुद्धा का। और वहाँ पे बुद्धा की मूर्ति को किस तरह क्राउन लगा के बिठाया होते हैं, और मेडिएशन, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो वैसा उन्होंने बना के उन्होंने रखा होता था। बहुत से स्तूपास हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट वन कौन कौन से हैं, एक तो सांची सारनाथ है, अमरावती है, और बोध गया है। See the picture of a Sanchi Stupa. It was built by Emperor Ashoka. It is a large hemispherical dome. There is a central chamber in which Buddha relic have been placed. There is a path around Stupa. This path called Pradakshina is surrounded by railing. There are four elaborate gateways through which devotees can enter and walk around the path in a clockwise direction. The carving on the gateway depict events from Buddha's life and previous births. The Amravati Stupa in the Andhra Pradesh was then neglected and was in ruin with the decline of the Buddhism in India. Its a distinguishing feature is that it depicts the Buddha in a human form subduing an elephant. तो आप पिक्चर में देख सकते हो सांची स्तूपा की। वहाँ पे उन्होंने बताया ये स्तूपा किसने बनवाया था, ये अशोका शासक ने बनाया था। और ये कैसा शेप है, ये हेमिस्फेरिकल शेप डोम है। और सेंटर में क्या रखा गया, जहाँ पे सेंटर में बुद्धा की अवशेष अस्थियां वगैरह, जो उनकी धूल मिट्टी रखी गई थी। और उसके स्तूपा के आसपास एक पाथ होता है, रास्ता होता है। उस रास्ते को क्या कहते थे, वो एक्चुअल में वो रेलिंग से बनाई होती थी, जिसके कारण वो क्या ले सकते थे, उसके आसपास प्रदक्षिणा ले सकते थे। उसके चार रास्ते थे, चार गेटवे थे, जिसके कारण वहां पे भक्तजन एंटर कर सकते थे, और उन्हीं रास्तों के थ्रू वो प्रदक्षिणा ले सकते थे। कौन सी डायरेक्शन में चलते थे वो, जिस तरफ घड़ी चलती है, घड़ी की डायरेक्शन पता है ना आपको, क्लॉकवाइज कैसे चलती है। उनके गेटवे के ऊपर, रास्ते के ऊपर क्या बनाए हुए थे, इवेंट्स बनाए थे बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, और उनके प्रीवियस पुराने जो उनके जन्म वगैरह थे उसके बारे में उसमें बताया हुआ था। अमरावती जो स्तूपा है वो आंध्र प्रदेश में है, बट वो निग्लेक्टेड हो गया था, क्योंकि जैसे ही बुद्धिज़्म की डिक्लाइन होने लग पड़ी, उनकी डिक्लाइन होने के साथ ही साथ वो भी इतना केयर किसी ने उसकी नहीं की, जिसके कारण अब उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है उनके वो वाले स्टूपर्स की। और ये वहाँ की जो स्टूपर्स की क्या खासियत थी, वहाँ पे बुद्धा को क्या एज ए ह्यूमन फॉर्म में बिठाया गया, सब ड्यूइंग, और उसके साथ एलिफेंट भी बनाया गया है। Next is temples. Many temples were built in the India. These were dedicated to different gods like Shiva, Vishnu, Goddess Durga. The three main components of temples were Garbhagriha, the house that deity of the temples. Here priestess offered prayers to deity. It was provided with a cremation passage around. Next is the Mandapaha. This was the pillared hall where devotees could assemble. Shikaraha, the tower above the sanctuaries, and the Mandapaha. जो हमारे टेम्पल्स के बारे में जब कहते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स बने थे। कुछ शिव भगवान के लिए बनाए थे, कुछ विष्णु के लिए, कुछ दुर्गा माता के लिए। बट तीनों में क्या खासियत होती है, मेन कंपोनेंट्स, उनके पार्ट्स क्या होते हैं। एक गर्भगृह होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मंदिर में मूर्ति वगैरह रखी जाती है, और साथ ही साथ पुजारी क्या करते हैं, वहाँ जाके प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। किसकी करते हैं, उस भगवान की करते हैं। और थोड़ा सा वहाँ पे रास्ता होता है, जिसके कारण पुजारी या कोई भी जहाँ पे उसको पूजा प्रार्थना करनी होती है, वहाँ पे वो आसानी से पैदल जाया जा सके।
ठीक है, अंदर जाने के लिए जैसे रास्ता होता है। उसके बाद होता है मंडपः, जहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे होके क्या भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। और शिकारा, शिकारा होता है टावर होता है सेंचुरी जो मंडपः के ऊपर होता है। One of the earliest Hindu temples is the Shore Temple at Mahiballipuram, built by Pallavas. It is a five-story structure made of a block of granite. It is not carved out of rock. It is dedicated to both Shiva and Vishnu. जब हम हिंदू टेम्पल्स की बात करते हैं तो सबसे अर्लीस्ट कौन से, सबसे पहले कौन सा मंदिर बने थे? शोर टेम्पल बने थे। कहाँ पे बना था? महाबलीपुरम, जो कि पालवासन में बनाया था। 5 स्टोरीज वो स्ट्रक्चर है, ब्लॉक है किसका? ग्रेनाइट का, पत्थर का। और वो उसके ऊपर कर्व, उसके ऊपर नहीं, उन्होंने पत्थर पहाड़ तोड़ के नहीं किया हुआ है। वो डेडिकेटेड किसके लिए बनाया गया था? शिव जी भगवान के लिए और विष्णु भगवान के लिए वो बनाया गया था। The Ratha temples at Mahiballapuram are monolithic temples carved out of granite rocks. These 5 temples have multi-pillared and structured hall. The Durga temple at the Aihole in Karnataka was built by Cholukyas about 1400 years ago. Many important temples and curves are found at Aihole. It is also called cradle of Indian architecture. तो उसके साथ ही साथ जो महाबलीपुरम के वो टेम्पल्स हैं वो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। और रथ वहाँ पे बनाया गया था ग्रेनाइट के कर्व आउट करके रॉक्स के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ 5 टेम्पल थे जो मल्टी पिलर्ड और स्कल्पचर हॉल के साथ वो थे। और जब हम दुर्गा टेम्पल की बात करते हैं वो कहाँ पे? एहोल कर्नाटका में है, जो बनाया था चोलकस ने। कब बनाया था? 14 ईयर्स अगो पहले बनाया था। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे और केव्स वर फाउंड एट एहोल में, और उनको कहते थे क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। Bihitragaon is one of the oldest temple established in Uttar Pradesh state. Basically, this temple is an architectural example of brick art of ancient era. Built in 5th century during the Gupta Empire, it is the oldest remaining Hindu shrine with a proof and high shikara. भित्रगांव का जो टेम्पल है वो सबसे पुराना टेम्पल एस्टेब्लिश है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। बेसिकली जब इस टेम्पल की बात करते हैं, इसमें ब्रिक आर्ट, उन ईंटों की कला की हुई है जो एंशिएंट ईरा की है। कब बनाया गया था? ये 5th सेंचुरी में बनाया गया था और गुप्ता एम्पायर के ड्यूरिंग में बनाया गया था ये। और ये ओल्डेस्ट माना जाता है हिंदू श्राइन, जहाँ पे जिसका छत भी है और हाई शिकारा है, उसके ऊपर अच्छा शिकारा है। The construction process. The construction of stupas and temples was a long process. First, ruler choose an appropriate site for construction. Construction involved a huge amount of money, so it was usually ruler who took the decision. Then the material for construction had to be procured. Good quality stone was identified, quarried, and then transported to construction site. Here, the curved panels were prepared and placed according to plan design. Though the ruler spent the money on a construction, different craftsmen who contributed in their own way, metal workers, garlands makers, ivory workers, and many other paid for decorations. Often their names were inscribed on the walls or the pillars of monuments. जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, चाहे हम स्टूपास बनाने हो चाहे टेम्पल बनने हो, एक लंबा समय लगता था। रूलर क्या करता था? रूलर जो राजा होता था वही क्या करता था? कंस्ट्रक्शन के लिए साइट चूज करता था। और कंस्ट्रक्शन जब वो मंदिर वगैरह जो स्टूपास वगैरह बनाने होते थे उसमें क्या लगते हैं? बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और इसका डिसीजन, मंदिर बनाने, स्टूपा बनाने, इसका डिसीजन कौन लेता है? रूलर लेता है, मतलब शासक लेता है, राजा ही लेता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है वो खरीदा जाता है। अच्छी क्वालिटी का स्टोन देखा जाता है, उसको निकाला जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट उसको लेके जाया जाता है जहाँ पे भी मंदिर वगैरह बनाना हो। उसके बाद उस पर कला करी जाती है, उसकी कला के लिए तैयारी की जाती है और उस पर प्लान्ड जिस तरह का डिज़ाइन बनाना होता है उसको वो अपनाते हैं। फिर उसके साथ रूलर क्या करता है? उस पर पैसे लगाता है, राजा ही पैसे लगाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और बहुत सारे जो कलाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उन पर क्राफ्टमैन ने अपने अपने तरीके से उन्होंने काम करना है। चाहे मेटल वर्कर हो, गारलैंड हो, मेकर्स हो, एवरी वर्कर्स हो, चाहे कोई भी और वर्कर हो, वो सभी को पैसे दिए जाते हैं उनके काम के लिए। और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए वो क्या किए जाते हैं? वॉल पे
इंस्क्रिप्ट किया जाता है उनके नाम वगैरह, चाहे पिलर पे ही क्यों ना हो, पर उनका नाम भी मेंशन किया जाता था कि इस आदमी ने ये काम इन मंदिरों में किया है। Next one is the painting. The Ajanta caves situated in Maharashtra are among the most famous Buddhist cave in India. They are a World Heritage Site. All these caves exhibited excellent architectural skills. The caves also have painting which are masterpiece made by skilled hands. जब हम अजंता केव्स की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, और सबसे फेमस बुद्धिस्ट केव्स मानी जाती हैं इंडिया में, और साथ ही साथ इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है, जो कि स्पेशल कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस माना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जब घोषित होती हैं। इन केव की बात करें तो ये यहाँ पे जो कला है आर्किटेक्चर है, वो स्किल एक्सीलेंट मानी जाती है, और साथ ही साथ जहाँ पे वो पेंटिंग जो है केव्स के अंदर, उसको मास्टरपीस माना जाता है, और ये किसके द्वारा? एक स्किलफुल हैंड द्वारा बनाई गई है, ये सब माना गया है। Beautiful paintings like mural adorn wall, ceiling, pillars of Ajanta caves. The technique of painting is known as frescoes. They are bright, vivid till now. These paintings were done in a dark cave with the help of torches. The frescoes depict many scenes from everyday lives in cities and villages. ये जो पेंटिंग है, सुंदर सुंदर पेंटिंग जो बनाई गई है, उनको म्यूरल्स कहा जाता है। और क्या बनाया है? दीवारों पे, ऊपर छत के ऊपर जब पिलर के बनाए गए हैं जो अजंता केव के अंदर हैं। टेक्निक जो यूज़ की है पेंटिंग में करने के लिए, वो फ्रेश को कहते हैं उसको। उनका कलर चमकीला है और विविड है, जो बिल्कुल ही नेचुरल लगता है। उन पेंटिंग में कैसे बनाए गए हैं? वो डार्क केव है, अंधेरा है उन केव्स के अंदर, तो टॉर्च या लाइट, किसी ना किसी लाइट की तरीके से उनको उन्होंने वहाँ पे बैठ के बनाया है। और जो इन फ्रिस्को पेंटिंग्स में जो बनाया गया है, वो ज़्यादातर है कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी सिटीज़ में, जो गांव में होता था, वही सब कुछ दिखाया गया है वहाँ पे। Book tells story. Our heritage include many great literary works which are important sources of study of ancient India. जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स कहानियाँ बताती हैं। हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो हमें जो पूर्वजों से मिला है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे काम मिले हैं, कहानियाँ मिली हैं, जिसको एंशिएंट इंडिया में बहुत ही एक पढ़ने का सोर्स भी माना जाता था। उनमें से एक है एपिक्स। The epics were written during this period. The Mahabharata and Ramayana were both written in the Sanskrit by Ved Vyas and Valmiki respectively. The Ramayana was passed down by oral tradition where it was written down. The exact time of its writing is not known. It is the story of King Rama and his queen Sita. Rama is the son of Dasharatha. Sita is kidnapped by Ravana, the demon king, who is defeated by Rama after a long battle. The epic symbolize the victory good over evil. सो एपिक्स होते क्या है? एपिक्स होती है महाकवि, जब बहुत अच्छी कहानियाँ, ठीक है। तो ये एपिक्स कब लिखी गई थी? ये एपिक्स इसी ड्यूरेशन पीरियड में लिखी गई थी। कौन कौन सी लिखी गई थी? महाकवाएं, जब कविताएं जो लिखी गई थी, जो कहानी कह सकते हो इसको, ये थी महाभारत और रामायण, जो रिटन किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। वेद व्यास ने महाभारत लिखी और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। रामायण जो ज़्यादातर कहा जाता है वो ओरल ट्रेडिशन होता था, उसको लिखा गया था। एग्जैक्ट टाइम क्या थी वो तो किसी को भी मालूम नहीं है, बट कहानी जो थी वो राजा राम की और रानी सीता की थी, जिसमें क्या था? राम क्या था? दशरथ का पुत्र था, और सीता को किडनैप कर लिया था। किसने किया था? रावण ने किया था, जो कि एक राक्षस था, राक्षसों का राजा था। और उसको किसने हराया? राक्षस के राजा को राम ने हराया था, एक बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद। क्या सिंबलाइज होता है कि आखिर में जीत किसकी होती है? अच्छाई की होती है। किस पे? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। द महाभारत इज द स्टोरीज ऑफ पांडवास एंड देयर विक्ट्री ओवर देयर इवल कजन्स। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो ये कहानी किसकी है? पांडवों की कहानी है ये, और वो जीतते हैं अपने दुष्ट कजन्स के ऊपर, उनकी जीत हो जाती है। द Corvus, it also contained the Bhagavad Gita, which is a conversation between Lord Krishna and Arjuna on the battlefield. तो पांडवों ने किनके ऊपर जीत हासिल की थी? उनके कजन कौन थे? कौरवस के, उन्होंने उनसे जीते थे। और इसमें भगवत गीता भी है, जो किन दोनों के बीच की बात है? वो लॉर्ड कृष्णा
भगवान कृष्ण और अर्जुन की वो बातचीत है। और कहाँ पे होती है वो बातचीत? वो बैटल ग्राउंड, बैटल फील्ड, जो लड़ाई का जो महायुद्ध था उसके बीचों बीच ये सब होता था। The Puranas. The word Puranas literally means old. Puranas, like other religious literature, were first passed down orally and written down much later. There are 18 Puranas. They contain myths and stories of God and Goddess. The ways of worshipping these gods. They also tackle the philosophical questions. Some of the importance were Vishnu Purana, Shiv Purana. The Puranas served as a guidebook for life, written in the simple Sanskrit. They were recited in the temples by priests, and all were allowed to hear them, even the lower castes. पुरानस का क्या मतलब है? पुरानस का मतलब है मतलब ओल्ड, जो पुराना है। ठीक है, पुराना किसके किसके बारे में? लिटरेचर, और लिटरेचर जो सबसे पहले लिखी जानी थी, पर पहले वो सबसे पहले बताई जाती थी ऐसे ओरली ही बताई जाती थी। ज़्यादातर कितने होते हैं? देर वर 18, 18 पुरानस थे, जिनमें कुछ तो कहानियाँ होती थी किसके बारे में? भगवान या देवी देवताओं के बारे में होती थी, उनकी पूजा कैसे करी जाती थी, भगवान की जैसा बताया जाता था। और बहुत से क्वेश्चंस वगैरह बताते थे जिसको किस तरह हैंडल करना है वो भी समझाया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट पुराणस हैं, जैसे कि एक विष्णु पुराण है या शिव पुराण है, और इसमें क्या बताते थे कि पुराना एक तरह का गाइड करता था, जो किसकी है ज़िंदगी को कैसे गाइड करना है वो सब उसमें बताया जाता है। ये किस में लिखा गया था? सिंपल संस्कृत में लिखा गया था। और ये टेम्पल्स वगैरह में प्रीस्ट क्या करते थे? हर लोगों को सुनाते थे। और जबकि ये क्यों, इन पे कोई बंदिश नहीं होती थी, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीचे जाति का हो, सबको ये सुनने का हक था। Tamil literature. The Tamil literature dates back almost 2000 years. The history of Tamil literature is closely related to history of Tamil Nadu. Jain and Buddhism monks are also contributed to Tamil literature. The five great Tamil epics were Silapatikaram, Manimeglahi, Sivaka, Sintamani, Kundalaskesi, and Bilyahapathi. Silapatakaram was written by Ilangu Adigal, a Buddhist monk. It dates back to 5th century CE and involves the three ancient Tamil kingdoms, Chera, Chola, and Pandya. The epics vividly describe the Tamil society of that period, its cities, the people, religions and folk traditions, and their gods. जब हम तमिल लिटरेचर्स की बात करते हैं तो तमिल लिटरेचर 2000 साल पहले से चल रहा है। हिस्ट्री जो तमिल लिटरेचर की है वो किसके साथ होती है? ये हिस्ट्री तमिलनाडु की, जैन धर्म की, बुद्धिस्ट की, ये सब इन्हीं में के तमिलनाडु की हिस्ट्री के साथ ही होती है। और जैन हो गए, बुद्धिस्ट मोक हो गए, इन्होंने सबने क्या किया है? तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है इसमें। और 5 जो तमिल महाकाव्य हैं वो कौन सा है? शिलापट्टिकरम, मणि मिलग्याही, शिवाका, सिंतम मणि, कुंदलाह केसी एंड बिलियापथी। ठीक है, तो जो शिलापट्टिकरम है ये रिटन किसने किया है? ये इलांगू अदिगल ने की है, जो एक बुद्धिस्ट मोंग था, पुजारी था। और साथ ही साथ ये कब डेट बैक कब जाता है? ये 5th सेंचुरी से। और इसमें 3 एंशिएंट तमिल किंगडम के बारे में बताया गया है, चाहे एक है चेरा है, एक चोल है, एक पांड्या है। एपिक्स जो महाकवि हैं वो क्या बताते हैं कि तमिल सोसाइटी उस समय की किस तरह की थी, और वहाँ की शहर कैसे थे, किस तरह के लोग, जो धार्मिक लोग होते थे वो थे, और वो किस तरह के अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशंस और उनके भगवान को किस तरह वो पूजा पाठ जब मानते थे, ये सब उसमें बताया गया था। Work of Kalidasa. Kalidasa wrote many poems in Sanskrit. Meghadutaha is one of the finest work. He also wrote plays like Malvikati Mitraha and Avijanaha Shakuntalam. The plays Avijanaha Shakuntalam has been translated in many languages. These are few lines translated from this play. The king Dushanta describes Shakuntala. She seems a flower whose fragrance none has tasted. A gem uncut by workmen tools, a branch no discreting hands have been basted. A branch, no discreting hand having a basted fresh honey, beautiful coal. No man on earth deserves to taste her beauty, her blameless loveliness and worth, unless he has fulfilled man perfect duty, and there is such a one on earth. जब हम कालिदासा की बात करते हैं तो उसने बहुत सी पोइम लिखी हैं संस्कृत में। मगधता जो उसकी सबसे अच्छी
काम किया हुआ है। उसने प्लेस भी लिखे हैं, उनमें से है मलविहगंत मित्र है और अभिजानः शकुंतलम है। जो प्ले अभिजानः शकुंतलम है वो उसको बहुत सी और भी लैंग्वेजेस में बदल ट्रांसलेट किया गया है, और उसकी कुछ ट्रांसलेटेड जो प्लेज शकुंतलम से है वो कुछ इस तरह है कि किंग दुष्यंत डिस्क्राइब करता है शकुंतला के बारे में कि वो एक फूल की तरह है, खुशबू है, कोई उसको टेस्ट नहीं कर सकता, एक जेम है जिसको कोई भी क्राफ्टमैन या वर्कमैन नहीं क्या कर सकता है, काट नहीं सकता है। एक टहनी है, एक हाथ है जिसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, एक बहुत ही अच्छा फ्रेश हनी है, सुंदर सा ठंडा है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसने क्या किया है, डिपिक्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ब्यूटी के बारे में। किसके बारे में? शकुंतला के बारे में। Natya Shastra. This is regarded as the oldest surviving text on stage craft in the world. Written in Sanskrit, it tells us the Natya, a drama, was created to give pleasure to tired mind. It deals with all aspects of dramatic performance like acting, speech, expression. It also discusses plots of plays, dialogues, and character. It gives details of musical instruments of that period. नाट्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है स्टेज की। जब हम बात करते हैं दुनिया में, इसको सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था, और इसमें किसके बारे में बताया गया था? नाट्य, जिसका मतलब है ड्रामा, जो क्रिएट बनाया जाता है किसके लिए? जो थक गया है उसकी खुशी के लिए, ताकि वो फिर से एनर्जी फील कर सके। वो किसके साथ डील करता है? जो ड्रामा होता है उसमें सभी चीज़ें, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, स्पीच हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है जो चेहरे के ऊपर आता है। उसके साथ ही साथ ये और भी बहुत कुछ डिस्कस करता है, बताता है, जैसे प्लॉट हो गया, किस तरह करना है, डायलॉग हो गए, या कैरेक्टर में कैसे घुस के काम करना है, और वो हर चीज़ को बहुत ही डिटेल तरीके से बताता है। साथ ही साथ डिटेल क्या होती है इसमें? म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है उस समय के, जो बहुत ही काम आते थे। Panchatantra and Jatka tales. These are the stories written by common people. The Jatka tales are short stories written in the 3rd century BCE. They teach moral and values. Originally written in Pali, there are about the previous lives of Buddha. Scenes from these tales has been carved out on a stupas and painted on the walls of Ajanta caves. Panchatantra are also a collection of short stories, each of which teaches a moral. The stories are presented and narrated by a sage called Vishnu Sharma. Most of stories are amusing and an animal plays an important role in them. पंचतंत्र और जटका टेल्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहानियाँ होती हैं जो कॉमन पीपल ने लिखी होती हैं, आम आदमी ने लिखी होती हैं। जटका टेल्स क्या है? एक शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो 3rd सेंचुरी के आसपास लिखी गई हैं। इसमें मॉरल दिया होता है, जो वैल्यूज कुछ न कुछ बताई होती है। ज़्यादा ओरिजिनली सबसे पहले ये किस में लिखी गई थी? जटका टेल्स पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि प्रीवियस लाइफ की किसकी? बुद्धा के बारे में बताया गया था। सीन्स किसके थे? टेल्स होती थी जो कर्व्ड आउट किया होता था, स्टूपास में पेंट किया होता था वॉल्स पे, अजंता केव्स के ऊपर। पंचतंत्र को क्या है? पंचतंत्र भी कलेक्शन है छोटी छोटी कहानियों की, और हर कहानी कुछ ना कुछ हमें शिक्षा वगैरह देती है। और इन कहानियों में प्रेजेंटेड जो किया गया था, किसने किया गया था प्रेजेंट और नरेट किसने किया गया था? शेख था विष्णु शर्मा ने किया गया था। और इन कहानियों में बहुत ही अच्छी कहानियाँ और होती थी, और इसमें जानवरों का जो रोल होता था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जरूरी होता था। Books on science and mathematics. Aryabhatta was a famous astronomer and mathematician. He wrote the Aryabhattam, in which he has described the planets move around the sun in circular epicycles. He has explained how eclipses were caused. He was the first to discover that Earth rotates on its axis daily. He also invented the decimal and the how to calculate square and cube root. Brahma Mahira was another astronomer and mathematician. He wrote Brihat Samhita, which tells us how to ascertain the value of metals and stone, to distinguish good breed of animal, and to make trees bear fruit of season. The earliest text on medicine are Chakra Samhita, Shrustha Samhita. The former is dated about 2nd century BCE and is a comprehensive text of Ayurveda dealing with diagnosis and treatment of diseases. The latter deals with doctor training surgery, the treatment of bones, symptoms of diseases, and anatomy.
बुक्स ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्टा का। सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियंस भी थे। इन्होंने क्या आर्यभट्टम लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के, सूरज के अराउंड सर्कुलर एपिसाइकिल में घूमते रहते हैं। उन्होंने बताया था कि क्यों सूरज ग्रहण लगता है, क्या कारण होते हैं उसके, और साथ ही साथ फर्स्ट डिस्कवर उन्होंने बताया था कि फर्स्ट जो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के ऊपर डेली। और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेंट किया था डेसिमल सिस्टम, उन्होंने बताया इन्वेंट किया था। साथ ही साथ कैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना है, ये सब किसने बताया था, समझाया था, आर्यभट्टा ने। ब्रह्म महिरा जो थे वो अनदर एस्ट्रोनॉमर थे और साथ ही साथ मैथमेटिशियंस भी थे। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने भ्रमट संहिता लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी मेटल की या स्टोन की क्या निकालनी है, अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। एक अच्छे ब्रीड किसकी, एनिमल की, वो कैसे पहचानी जा सकती है, और किस तरह हम फ्रूट ले सकते हैं सीजन में, किन से, पेड़ से, ट्री से, वो सब उन्होंने बताया था। और साथ ही साथ जब हम अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं मेडिसिन में, जो चरहिका संहिता थी और शुरिष्ठा संहिता थी, ये सब कब की टेक्स्ट हैं, डेटेड 2nd सेंचुरी BC के हैं। और साथ ही साथ इनमें आयुर्वेदा के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी अच्छे से कंप्रीहेंसिव तरीके से बहुत डिटेल में बताया गया था, जिसमें बताया था कि डायग्नोसिस कैसे करने हैं, किसी बीमारी का उपचार कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। और साथ ही साथ बताया था कि उस समय में डॉक्टर ट्रेनिंग, सर्जरी कैसे करनी है, कोई अगर लग जाए तो उनको जख्मों को कैसे ठीक ट्रीटमेंट करना है, अगर कोई बीमारी की हो जाती है उसका उपचार कैसे करने हैं, और उनके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, ये सब उन्होंने डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। ये सब सारे के सारे टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर में, डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है इसमें, रिकमेंबलेशन है, जिसका मतलब है कि टू वॉक अराउंड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, अगर रीति रिवाज के अनुसार किसी चीज के आसपास चक्कर लगाना, ये भी एक रिचुअल में आता है। लेगेसी होता है एनीथिंग दैट इज हैंड डाउन फ्रॉम पास्ट, कुछ भी हमें पास्ट से मिला हुआ है वो लेगेसी में आ जाता है। हेरिटेज क्या होता है, फीचर्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कल्चर सच एज ट्रेडिशन, लैंग्वेज और बिल्डिंग विच हैज ए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग। और मोनोलिथिक क्या है, मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक ही पत्थर से बना हुआ कुछ भी। रॉक कट होता है बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय कर्विंग नेचुरल रॉक। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।